हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे सर ट्यूटर्स। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 2024 का पेपर सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा एमसीक्यू बेस्ड है। इसका फर्स्ट सब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, दी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम 3+ कैटायन इस। यहाँ पे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बताना है हमें क्रोमियम 3+ कैटायन का। तो वो हमारा कितना आता है स्टूडेंट्स, 3.873 BM आता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू √n/n+2, ये वाला फॉर्मूला आपको ये वाले क्वेश्चन में अप्लाई करके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पर जो n है उसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3 है। तो ये पूरा ये वाले जो n की वैल्यू 3 है फॉर्मूले में पुट करने के बाद में हमारा जो आंसर आता है वो कितना होता है, 3.873 BM होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सब क्वेश्चन 2, द लिंकेज प्रेजेंट इन लैक्टोज इज। लैक्टोज में कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, β1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, थर्ड, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन C2H5C डबल बॉन्ड O CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2 और निकल व्हेन हीटेड इट गेट्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कौन सी रिएक्शन है, H2 और निकल के प्रेजेंस में और हीट कर रहा है, तो ये रिडक्शन रिएक्शन है। यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो डबल बॉन्ड O है वो सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, CH3 CHOH CH2 CH3। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आ जाएगा इसका आंसर। फोर्थ में देखो यहाँ पे हमसे क्या कहा है, द pH ऑफ 0.001 मोलर HCl सॉल्यूशन इज। यहाँ पर हमें क्वांटिटी दी हुई है, pH हमें यहाँ पर पूछा गया है। तो pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH निकालने का फॉर्मूला pH इज इक्वल्स टू -log ऑफ बेस 10 टू द इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयन, ये pH का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर H+ आयन का कंसनट्रेशन कितना दिया हुआ है हमें स्टूडेंट्स, 0.001 मोलार दिया हुआ है। तो वो वैल्यू यहाँ पर पुट करने के बाद में हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। फिफ्थ, यहाँ पे देखो हमसे क्या पूछा है, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स हैविंग IUPAC नेम सोडियम हेक्सानाइट्रो कोबाल्टेट 3 इज। यहाँ पे सोडियम कहाँ है, हेक्सानाइट्रो कहाँ है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हेक्सानाइट्रेट कहाँ है, तो 6 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे NO2 के, एंड कोबाल्टेट एंड यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बताया, 3 बताया। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है, ऑप्शन नंबर सी, डैट इज Na3CO NO2 वोल 6, ये क्या है, करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स नेक्स्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल इज और आर। कितने रहते हैं, 4 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं FCC क्यूबिक यूनिट सेल्स में। ठीक है, द मोनोमर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन की प्रिपरेशन के लिए हम लोग कौन सा मोनोमर यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, टेट्राफ्लूरोइथेन यूज़ करते हैं। ठीक है, 8th में देखो यहाँ पे, अमंग द फॉलोइंग विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड कौन सा होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X, ये क्या है, हमारा विनाइल हैलाइड है। ठीक है, अब यहाँ पर 9th वाले में देखो स्टूडेंट्स हमसे क्या पूछा गया है, द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ 1% HgSO4 एंड 40% H2SO4 इज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रोपेनॉन। इफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज मोल पर DM³ पर सेकेंड, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। तो ये वाला कौन सा है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है, जिसमें रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है वो कितना होता है, मोल पर DM³ पर सेकेंड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इस तरह से यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था MCQ बेस्ड, ये कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यहाँ पर आपको सिंगल वर्ड के आंसर ही है, पर पूरे आपको सेंटेंसेस के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमसे क्या पूछा है, राइट द नेम ऑफ मेटल नैनो पार्टिकल यूज टू रिमूव E. coli बैक्टीरिया फ्रॉम वाटर। तो यहाँ पर कौन सा मेटल यूज़ होता है स्टूडेंट्स, सोडियम नैनो राइट द नेम ऑफ मेटल नैनो पार्टिकल यूज टू रिमूव E. coli बैक्टीरिया फ्रॉम वाटर। सो कौन सा मेटल हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिल्वर नैनो पार्टिकल यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिल्वर नैनो पार्टिकल। स्टूडेंट्स आपको आंसर ऐसे लिखना है, सिल्वर नैनो पार्टिकल इज़ द मेटल विच इज़ यूज टू रिमूव ई कोलाई बैक्टीरिया फ्रॉम वाटर। इस तरह से आपको पूरा सेंटेंस फ्रेम करके आंसर लिखना है, ठीक है। मैं अभी आपको वन वर्ड में आंसर लिख के बता दे रही हूँ क्या ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर सेकंड देखो, राइट द नेम ऑफ रिडक्शन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन इथाइल साइनाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम एंड अल्कोहल। सो प्रोपिलामाइन जो होता है वो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर हम लोग इथाइल साइनाइड को सोडियम और अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रोपिल अमाइन मिलेगा, ठीक है। हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रोपिल अमाइन मिलेगा। तो इसका आंसर कैसे फ्रेम होगा, प्रोपाइल अमाइन इज़ द नेम ऑफ द रिडक्शन प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन इथाइल साइनाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम एंड अल्कोहल, ठीक है। सो प्रोपिल अमाइन आ जाएगा सेकंड का आंसर। थर्ड में देखो हमसे क्या पूछा है, यहाँ पर ये रिएक्शन दी हुई है, इसे कंप्लीट करने के लिए क्या है, ये क्या है, CH3CH2Cl दिया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ AgCl एंड एल्कोहलिक है एंड हीट क्या है उसे। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है AgCl के साथ में रिएक्शन होगी उसकी, तो यहाँ पर आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, CH3CH2NC हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, CH3CH2NC हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर फोर्थ में देखो, यहाँ पर हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए कहा है ऑफ CONH3 वोल 6 3+ आयन का। तो यहाँ पर कोबाल्ट है, कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है Z इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 27 आ गई। X की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 3 आ गई। एंड Y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 12 आ गई, ठीक है। सो इसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम पुट करेंगे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, Z इज इक्वल्स टू इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में क्या होता है फॉर्मूला, Z - X + Y होता है। ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का फॉर्मूला। यहाँ पे Z की वैल्यू 27 पुट करना, -X की वैल्यू 3 + 12, इसे सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में कितना आएगा, 36 आता है आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर लेना। यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z - X + Y। Z की वैल्यू 27 पुट करना, -3 + 12 Y की वैल्यू, इसे सॉल्व करने के बाद में 36 आंसर आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स नेक्स्ट। यहाँ पर देखो फिफ्थ में हमसे क्या पूछा है, द कंपाउंड ऑफ Ti4+ आयन्स आर कलरलेस ड्यू टू। अब यहाँ पर ये जो Ti4+ आयन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलरलेस क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल, ठीक है। ये कौन से एलिमेंट है, कौन से ऑर्बिट का एलिमेंट है, d ऑर्बिटल का एलिमेंट है ना। तो यहाँ पर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं, उस वजह से जितने भी Ti4+ के कंपाउंड्स रहेंगे वो सभी के सभी कैसे रहेंगे, कलरलेस होंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ड्यू टू लैक ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल, ड्यू टू लैक ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से फिफ्थ सब क्वेश्चन जो है ये भी आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखो सिक्स्थ में हमसे SI यूनिट पूछा है, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का SI यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ओम इनवर्स मीटर सेकेंड मोल इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर सेकेंड मोल इनवर्स, यह SI यूनिट होता है मोलर कंडक्टिविटी का, ठीक है। सेवेंथ में देखो हमसे क्या पूछा है, राइट द साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपांशन ऑफ गैस। तो जो साइन कन्वेंशन होता है वर्क डन का वो कैसा होता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव होता है, ठीक है। सो इसमें भी आपको पूरा सेंटेंस फॉर्म करके आंसर लिखना कि द साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपांशन ऑफ गैस इज नेगेटिव। नेक्स्ट यहाँ पे राइट द कंडीशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस कौन से कंडीशन पे होगा ये पूछा है हमसे। तो जब कभी भी हम लोग प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करते हैं तब रिवर्स ऑस्मोसिस की कंडीशन अराइज होती है। सो रिवर्स ऑस्मोसिस की द कंडीशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस यहाँ पर लिखना occurs when pressure applied is greater than osmotic pressure, when pressure applied is greater than osmotic pressure,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से यहाँ पर जो हमारा सेक्शन ए है वो कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ एन गैस फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 टू फाइनल वॉल्यूम V2। ठीक है, सो स्टूडेंट इसका आंसर आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 69 एंड 70 पर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं पेज नंबर 69। पेज नंबर 69 यहाँ पर देखो एक्सपांशन फॉर मैक्सिमम वर्क दिया गया है स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो यहाँ पर की जो स्टार्टिंग की थ्योरी है वो एज इट इज़ लिखना कि कंसिडर एन मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस consider n moles of an ideal gas enclosed in a cylinder fitted with frictionless movable rigid piston. It expands isothermally and reversibly from initial volume V1 to final volume V2 at temperature T. The expansion takes place in a number of steps. ये नंबर ऑफ़ स्टेप्स में यहाँ पर एक्सपांशन हो रहा है गैस का। ठीक है, अभी यहाँ पर ये नीचे की भी जो थ्योरी है स्टूडेंट्स वो पूरी एज इट इज़ ही लिखना है आपको, लेकिन ये पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, ड्यूरिंग ईच स्टेप द एक्सटर्नल प्रेशर P इज़ मेड इनफाइनेटिसिमली स्मॉलर दैन द प्रेशर P ऑफ द गैस विथ अ ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ मासेस फ्रॉम द पिस्टन। द गैस, यहाँ तक के एक पॉइंट आ गया, उसके बाद वाला पॉइंट आ जाएगा नेक्स्ट, फिर द गैस एक्सपांड स्लोली एट सम प्रेशर P वुड डिक्रीज। The expansion continues until the pressure of the gas falls to P external. Beyond this, no further expansion occurs and the system attains mechanical equilibrium with the surrounding. The volume of gas is increased by an infinitesimal quantity dV in each single step. ठीक है, देन उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमारा आ जाएगा स्टूडेंट्स कि व्हेन अ वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज बाय एन इनफाइनेटिसिमल अमाउंट dV इन ईच सिंगल स्टेप द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये जितना भी पूरा यहाँ पर ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस PdV, फिर उसके बाद में वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ऑफ PdV फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2। ये पूरा जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है पेज नंबर 69 का यहाँ तक के, इसके बाद में पेज नंबर 79 पर यहाँ पर ये जो कंटिन्यू किया हुआ है, वर्क डन मैक्सिमम इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT लॉग ऑफ P1/P2, यहाँ तक के आपको इसका ये पूरा आंसर लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका आंसर आ जाएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट आर इंटर हैलोजन कंपाउंड, राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विथ ड्राई स्लेक्ट लाइम। तो यहाँ पर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं वो हमें बताना है। सो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हमारा टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 145 पे दिया हुआ है, व्हाट आर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो पहले उसकी डेफिनेशन लिख देना, पेज नंबर 145। पेज नंबर 145 पे यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स है यहाँ पर देखो, हेलोजन ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स कंबाइन अमंग देमसेल्व्स टू फॉर्म अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स नोन एज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। These are of following types: X, X dash, X, X dash 3, X, X dash 5 and X, X dash 7, where X is halogen atom with larger size and X dash is the halogen atom with smaller size। तो यहाँ तक क्या आपको ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं वो एक्सप्लेन करना है, डेफिनेशन लिखना है। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जब क्लोरीन रिएक्ट करता है स्लेक लाइम के साथ में, तो यहाँ पर क्लोरीन क्या है, यहाँ पर हमारे आ जाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन आ जाएगा प्लस स्लेक लाइम आ जाएगा, जो कि हमारा क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब वो क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, CaOCl2 ट्वाइस बनाएंगे, प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCl2 बनाएंगे, प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जब क्लोरीन रिएक्ट करेगा ड्राई स्लेक लाइम के साथ में, तो यहाँ पे हमने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन लिया है प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ड्राई स्लेक लाइम। स्लेक लाइम का फॉर्मूला क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaOH ट्वाइस। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे हमें क्या मिलेगा, CaOCl2 वोल्ट वाइज
प्लस CaCl2 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ठीक है। सो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी कंप्लीट होता है यहाँ पर। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ नैनो पार्टिकल, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन सोल्जर प्रोसेस ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस। सो नैनो पार्टिकल्स क्या होता है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, नैनो पार्टिकल क्या है, इट इज़ अ मटेरियल हैविंग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट विथ एटलीस्ट 1 डायमेंशन इन द नैनोमीटर स्केल, दैट इज़ 1 to 100 नैनोमीटर। यह आ गई आपकी नैनो मटेरियल की डेफिनेशन। देन उसके बाद में द रिएक्शन इन्वॉल्व इन सोल्जर प्रोसेस ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस इज MOR प्लस H2O गिव्स MOH प्लस ROH। सो इस तरह से आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले नैनो मटेरियल क्या होता है उसकी डेफिनेशन आ जाएगी, देन उसके बाद में रिएक्शन इन्वॉल्व इन सोल्जर प्रोसेस। इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखो हमसे क्या पूछा गया है, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स विद एन एग्जांपल। सो ये आपका बायोमोलिक्यूल से पूछा गया है। इसका आंसर जो है वो आपका पेज नंबर 310 पर दिया गया है स्टूडेंट्स, ठीक है, पेज नंबर 310। ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है पेज नंबर 310 पे। हमारे पास में डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिकुलर शेप प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। एक हमारे पास में ग्लोबुलर प्रोटीन्स आ जाएंगे और एक आ जाएंगे फाइब्रस प्रोटीन। तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैव स्पेरिकल शेप, दिस शेप रिजल्ट्स फ्रॉम कॉइलिंग अराउंड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेंज ऑफ प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो होते हैं दे आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। तो इससे भी आपको पॉइंट वाइज करके लिखना है कि डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिकुलर शेप प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। ए में आ जाएगा ग्लोबुलर प्रोटीन्स, बी में आ जाएगा फाइब्रस प्रोटीन। फिर से ए हेडिंग डालना है ग्लोबुलर प्रोटीन्स, उसके अंदर में फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा कि मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स उनका स्पेरिकल शेप हो जाता है, ये फर्स्ट पॉइंट। देन सेकेंड पॉइंट में आ जाएगा कि दिस शेप रिजल्ट्स फ्रॉम कॉइलिंग अराउंड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेंज ऑफ प्रोटीन, ये सेकेंड पॉइंट आ गया। देन थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स कि जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। एंड फोर्थ पॉइंट में क्या आ जाएगा, आपके एग्जांपल्स आ जाएंगे लाइक इंसुलिन, एग, एल्ब्यूमिन, सीरम, लेग्यूमेलिन दैट इज़ प्रोटीन इन पल्सेस, ये फोर्थ पॉइंट आ जाएगा आपका। उसी तरह से फाइब्रस प्रोटीन्स भी आ जाएंगे, फर्स्ट पॉइंट में आ जाएगा मॉलिक्यूल्स ऑफ फाइब्रस प्रोटीन्स हैव इलोंगेटेड रॉड लाइक शेप, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। देन नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएगा कि दिस शेप इज़ द रिजल्ट ऑफ होल्डिंग द पॉलीपेप्टाइड चेंज ऑफ प्रोटीन पैरेलल टू ईच अदर, ये सेकेंड पॉइंट आ जाएगा। देन थर्ड पॉइंट में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स रहते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस शेप, ये आ गया थर्ड पॉइंट में। एंड देन नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में क्या आ जाएंगे कि फाइब्रस प्रोटीन्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो है वो सॉल्युबल इन वाटर है, फाइब्रस प्रोटीन जो है वो इनसॉल्युबल इन वाटर है। एंड देन नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में क्या आ जाएंगे, आपके एग्जांपल्स आ जाएंगे फाइब्रस प्रोटीन के, जैसे कि कैरेटिन विच इज़ प्रेजेंट इन हेयर, नेल, वूल, एंड मायोसिन विच इज़ अ प्रोटीन ऑफ मसल, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से यहाँ पर ये प्रोटीन का क्लासिफिकेशन हो जाएगा। सो इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो हमसे क्या कहा गया है, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 2.4 ग्राम ऑफ कॉपर व्हेन 2.03 एम्पियर ऑफ करंट पास थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन। एटॉमिक मास ऑफ कॉपर हमें कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में, 63.5 ग्राम पर मोल दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर करंट जो दिया हुआ है वो हमें 2.03 एम्पियर दिया हुआ है, जो वेट है वो 2.4 ग्राम दिया हुआ है, एंड जो मोलर मास ऑफ कॉपर है वो 63.5 ग्राम पर मोल दिया गया है। यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, टाइम रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट फाइंड आउट करना है। सो टाइम रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट ये हमें फाइंड आउट करना है। सो T इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अभी अकॉर्डिंग टू स्टोकियोमेट्रिक यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, देखो पहले कि करंट पास कर रहे हैं हम लोग CuSO4 के सॉल्यूशन के थ्रू, तो हमें टाइम रिक्वायर्ड फाइंड आउट करना है टू डिपॉजिट 2.5 ग्राम ऑफ कॉपर के लिए कितना लग रहा है। सो यहाँ पर Cu2 प्लस एक्वस है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या देगा, Cu देगा।
तो यहाँ पर जो मोल रेशियो है वो हमारा 1:2 आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। नाउ W इज इक्वल्स टू IT डिवाइडेड बाय 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू मोलर मास, ये हमारा फॉर्मूला होता है। सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इंटरचेंज कर लेंगे। T इज इक्वल्स टू W इंटू 96500 डिवाइडेड बाय I इंटू मोल रेशियो हमारा हाफ है, इंटू मोलर मास हमें क्वेश्चन में 63.5 ग्राम दिया हुआ है। सो ये मोलर मास यूज़ करके हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारे पास में कितनी आ रही है, 3593.34 सेकेंड आ रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो हमसे क्या पूछा है, वाई अमाइंस आर बेसिक इन नेचर अमंग डाईमिथाइल अमाइन PKB 3.27 एंड डाईइथाइल अमाइन PKB 3.0, विच वन इज़ मोर बेसिक। सो सबसे पहले अमाइंस बेसिक इन नेचर क्यों है वो बताना है, एंड देन उसके बाद में इन दोनों में से डाईमिथाइल अमाइन और डाईइथाइल अमाइन दोनों में से सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है वो बताना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन किस तरह से आएगा। द बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम दैट कैन बी डोनेटेड। वाई अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम। ये आ गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट हमसे पूछा था डाई मिथाइल अमाइन और डाईइथाइल अमाइन में कौन सा मोर बेसिक है। सो अमंग डाई मिथाइल अमाइन जिसकी PKB वैल्यू हमें 3.27 दी हुई है, एंड डाईइथाइल अमाइन जिसकी PKB वैल्यू हमें 3.27 दी हुई है, तो जो डाईइथाइल अमाइन है उसकी PKB वो क्या है, मोर बेसिक है। डाईइथाइल अमाइन जो है वो मोर बेसिक है। द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस इज क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस्ड बाय their PKB वैल्यूज विद अ स्मॉलर PKB वैल्यू इंडिकेटिंग अ स्मॉलर बेस, इंडिकेटिंग अ स्ट्रॉन्गर बेस। सो डाईइथाइल अमाइन की जो PKB वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 3.27 दी हुई है। सॉरी, यहाँ पर डाईइथाइल अमाइन की जो PKB वैल्यू है वो 3.0 दी हुई है, एंड डाईमिथाइल अमाइन की PKB वैल्यू 3.27 दी हुई है। तो जिसकी PKB वैल्यू कम है, जैसे डाईइथाइल अमाइन की PKB वैल्यू कम है तो वो ज़्यादा अच्छा बेसिक है, बेसिक इन नेचर है, मोर बेसिक इन नेचर देन डाईमिथाइल अमाइन। The basicity of amines is quantitatively expressed by their PKB values with a smaller PKB value indicating a stronger base. Therefore, since diethylamine has a lower PKB value compared to dimethylamine, it is the more basic compound. So इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड्स टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे देखो हमसे क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन बफर एक्शन ऑफ सोडियम एसीटेट एसिटिक एसिड बफर। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 56 पे दिया गया है। चलिए एक बार देख लेते हैं पेज नंबर 56, पेज नंबर 56। ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो बफर एक्शन है यहाँ पर लेट अस कंसिडर दी सोडियम एसीटेट एसिटिक एसिड बफर। तो इसका आपको क्या एक्सप्लेन करना है, ये पूरा जो जितना भी पूरा मैकेनिज़्म है बफर एक्शन का। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो सोडियम एसीटेट एसिटिक एसिड बफर है इसका पूरा बफर एक्शन जो दिया गया है यहाँ तक के ये आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। हियर द सोडियम एसीटेट, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखना कि बफर एक्शन ऑफ सोडियम एसीटेट एसिटिक एसिड बफर। तो पहला पॉइंट आ जाएगा हमारा ये कि सोडियम एसीटेट जो है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट्स कम्प्लीटली इन वाटर प्रोड्यूसिंग लार्ज कंसनट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव आयन्स एज फॉलोज। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये वाली जो रिएक्शन दी हुई है, यहाँ पर ये वाली जो रिएक्शन दी हुई है ये वाली आ जाएगी। देन सेकेंड पॉइंट पे हमारे पास में आ जाएगा ऑन द अदर हैंड सिंस द एसिटिक एसिड इज़ अ वीक एसिड द कंसनट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड CH3COOH मॉलिक्यूल्स इज यूजुअली हाई। तो ये आ जाएगा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आ जाएगा स्टूडेंट्स, इफ़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड टू द सॉल्यूशन the added H+ ion will be consumed by the conjugate base CH3COO negative present in large concentration। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये आपको पूरा पॉइंट वाइज करके लिखना है टिल द डिसोसिएशन डजंट चेंज दिस रेशियो यहाँ तक के, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंप्लीट होता है।
नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमसे क्या कहा है, राइट द प्रिपरेशन ऑफ डाई इथाइल ईथर, एंड बी में आ जाएगा इथाइल साइनाइड फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें डाई इथाइल ईथर का बनाना है। सो डाई इथाइल ईथर जो है वो हम विलियमसन सिंथेसिस यूज़ करके डाई इथाइल ईथर बनाएंगे। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ डाई इथाइल ईथर यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस। सो इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको लिखना है कि प्रिपरेशन ऑफ, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है प्रिपरेशन ऑफ डाई इथाइल ईथर यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, सो उसके नीचे में फिर स्टेटमेंट लिखना कि व्हेन इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद सोडियम इथोऑक्साइड डाई इथाइल ईथर इज फॉर्म विथ सोडियम ब्रोमाइड। तो पहला ये स्टेटमेंट आ जाएगा, एंड देन उसके नीचे में ये वाली रिएक्शन लिखना C2H5Br प्लस NaOC2H5 गिव C2H5OC2H5 प्लस NaBr। यहाँ पर जो भी कंपाउंड्स है उसके नीचे में उनके नेम्स लिखना ज़रूरी है स्टूडेंट्स। तो याद रखना, हर एक कंपाउंड के नीचे में उसका नाम लिखना है। यहाँ पर C2H5Br, उसके नीचे में इथाइल ब्रोमाइड, यहाँ पर NaOC2H5, उसके नीचे सोडियम इथोऑक्साइड, एंड यहाँ पर C2H5OC2H5, ये क्या है, हमारा डाई इथाइल ईथर है। नेक्स्ट हमसे इथाइल साइनाइड की प्रिपरेशन पूछा था स्टूडेंट्स फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड। सो इथाइल ब्रोमाइड विथ पोटेशियम साइनाइड, ethyl bromide reacts with potassium cyanide to form ethyl cyanide and potassium bromide. So C2H5Br plus KCN, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Br के जगह पर Cn आके लग जाएंगे एंड KBr फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। सो C2H5Br के नीचे में इथाइल ब्रोमाइड, KCN के नीचे में पोटेशियम साइनाइड एंड C2H5Cn के नीचे में इथाइल साइनाइड। इस तरह से ये रिएक्शन आ जाएंगे, प्रिपरेशन आ जाएगा इथाइल साइनाइड का एंड डाईइथाइल ईथर का। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर में लिखना स्टूडेंट्स हेडिंग की प्रिपरेशन ऑफ डाईइथाइल ईथर यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस, देन उसके नीचे में उसका स्टेटमेंट आएगा कि इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद सोडियम इथोऑक्साइड टू फॉर्म डाईइथाइल ईथर। नेक्स्ट स्टेप उसकी रिएक्शन आ जाएंगी एंड वो रिएक्शन में हर एक कंपाउंड के नीचे में उसका नेम आ जाएगा। सेम गोज़ फॉर इथाइल साइनाइड ऑल्सो। पहला आ जाएगा हमारा हेडिंग की प्रिपरेशन ऑफ इथाइल साइनाइड फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट स्टेप आ जाएंगे उसकी स्टेटमेंट कि इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद पोटेशियम साइनाइड टू फॉर्म इथाइल साइनाइड। देन नेक्स्ट थर्ड स्टेप में आ जाएंगे हमारी रिएक्शन, एंड देन फोर्थ स्टेप में आ जाएगी रिएक्शन के नीचे में वो कंपाउंड के नेम्स। ठीक है, सो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11 में देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमसे क्या कहा है, दी हेनरीज कांस्टेंट फॉर CH3Br इज 0.159 मोल पर DM³ per bar at 25 degrees Celsius. Calculates its solubility in water at 25 degrees Celsius if its partial pressure is 0.164 bar. ठीक है, सो यहाँ पर हेनरीज कांस्टेंट जो है, ये देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर जो हेनरीज कांस्टेंट है KH, वो हमें 0.159 मोल पर DM³ पर बार दिया हुआ है। P इज इक्वल्स टू 0.164 बार दिया गया है एंड S इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क के हमसे पूछा गया है। तो बाय हेनरीज लॉ और S इज इक्वल्स टू KHP होता है। तो KH की वैल्यू दी हुई है 0.519 इंटू प्रेशर दिया हुआ है 0.164। तो यहाँ पर S की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास में 0.0261 मोल पर DM। सो यहाँ पर आखिरी में फाइनल आंसर भी लिखना, देयरफॉर द solubility in water at 25 degrees Celsius is 0.0261 मोल पर DM। ठीक है, सो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमसे क्या कहा है, राइट द स्ट्रक्चर एंड नेम एंड ऑफ मोनोमर ऑफ नायलॉन 6 एंड नेचुरल रबर। सो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 12 में नायलॉन 6 और नेचुरल रबर दिया हुआ है। नायलॉन 6 का मोनोमर है कैप्रोलैक्टम और ये जो स्ट्रक्चर है ये नायलॉन 6 का आ जाएगा कुछ इस तरह से, एंड देन उसके बाद में नेचुरल
नेचुरल रबर का जो मोनोमर है वो क्या है, हमारा आइसोप्रीन है। देन स्ट्रक्चर ऑफ आइसोप्रीन की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से ये आपका आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, नायलॉन 6 और नेचुरल रबर इन दोनों का मोनोमर पूछे थे एंड स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर पूछाते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, define lanthanide contraction, write the balanced chemical equation when acidified K2Cr2O7 reacts with H2S। सो यहाँ पर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है पहले हमें वो बताना है। सो इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स वो आपके पेज नंबर 182 पर दिया गया है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो चलिए एक बार देखते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। पेज नंबर 182, पेज नंबर 182, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये क्या होता है, द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लैंथेनम टू एक्टिनियम, दिस इज़ नोन एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सो ये वाले जो पॉइंट है ये सबसे पहला पॉइंट आ जाएंगे, ये डेफिनेशन आ जाएंगे आपके लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के। ठीक है, एंड देन उसके बाद में यहाँ पर हमसे क्या पूछा है कि एसिडिफाइड K2Cr2O7 जब वो H2S के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो हमें क्या मिल रहा है। सो देखो स्टूडेंट्स, ये जो एसिडिफाइड K2Cr2O7 है, K2Cr2O7 जब ये हमारा H2S के साथ में रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2S यूज़ कर रहे हैं हम लोग एंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 यूज़ कर रहे हैं। सो इट विल फॉर्म K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्लस 3S। ठीक है, सो कुछ इस तरह से यहाँ पर ये वाला हमारी रिएक्शन आ जाएंगी। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो भी कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14 में देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमसे क्या कहा है, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द मोलर मास डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस एंड यूनिट सेल एज लेंथ। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 8 पे दिया गया है। तो ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं हम लोग पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 में किस तरह से दिया गया है वो रिलेशन। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए पेज नंबर 8, स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए पेज नंबर 8 में यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप दिया गया है बिटवीन मोलर मास डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड यूनिट सेल एज लेंथ इज डिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग स्टेप। सो इस तरह से यहाँ पर ये जो पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 एंड पॉइंट 5, इस तरह से ये जो 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं ये सभी के सभी आपको एज इट इज़ आपके पेपर में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ़ एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज a, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज a क्यूब। सपोज दैट मास ऑफ वन पार्टिकल इज m एंड दैट ऑफ अनदर n, दैट देयर आर n पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, सो मास ऑफ यूनिट सेल m इंटू n। इस तरह से यहाँ से तो लेकर स्टूडेंट्स आपको पूरा यहाँ तक के लिखना है। कंबाइनिंग इक्वेशन 1.1, 1.3 गिव्स density that is rho is equals to nm upon a cube into na, by knowing any 4 parameter the fifth can be calculated। सो इस तरह से ये जो रिलेशन है वो यहाँ पर हम ऑब्टेन कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है एंड इसी के साथ में आपका जो सेक्शन बी है वो कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स सेक्शन सी। सेक्शन सी में देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमसे क्या कहा है, what is osmotic pressure, how will you determine molar mass of solute from osmotic pressure। तो सबसे पहले हमें ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन देखनी है स्टूडेंट्स। ये आपका टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 39 पे दिया गया है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, एंड हाउ विल यू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर, ये आपके पेज नंबर 40 पे दिया गया है। ठीक है, सो चलिए एक बार पेज नंबर 39 एंड 40 देखते हैं। ये देखिए पेज नंबर 39, पेज नंबर 39 में पेज नंबर 39 पे स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है उसकी डेफिनेशन आ जाएगी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बिसाइड्स द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ वेपर प्रेशर और लोअरिंग एंड कैन बी डिटरमाइन यूजिंग मोलर मास ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट्स। तो इस तरह से ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है उसके बारे में हम बता देंगे सबसे पहले थोड़ा सा, एंड देन उसके बाद में यहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है एंड देन उसके बाद में यहाँ पर पेज नंबर 40 में जो दिया हुआ है हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर ये हमें बताना था। ठीक है, सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ये वाली जो इक्वेशन है ना
जो ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की यहाँ पर फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन द ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी द ऑस्मोटिक प्रेशर फॉलोज द इक्वेशन पाई इज इक्वल्स टू N2RT बाई वी। तो सबसे पहले ये वाली इक्वेशन आ जाएंगी, ठीक है, पाई इज इक्वल्स टू N2RT बाई वी। सो इस तरह से यहाँ पर ये जो इतना पूरा पार्ट दिया हुआ है ये आपको लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है वो हम लोग ऑब्टेन करेंगे फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल्स टू W2RT बाई M2V और M2 इज इक्वल्स टू W2RT बाई पाई वी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो भी यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, केमिकल रिएक्शंस पूछा गया है, रोसेमन रिडक्शन रिएक्शन, गेटरमैन कोच फॉर्मलाइजेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन ऑफ मिथेनॉल पूछा गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स जो रोसेमन रिडक्शन रिएक्शन है ये आपके टेक्स्ट बुक पे आपको पेज नंबर 60 पे इसका जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा, पेज नंबर 260 पे। गेटरमैन कॉच फॉर्मुलेशन का जो आंसर है वो आपको पेज नंबर 262 पे मिल जाएगा। एंड कैनिजारो रिएक्शन जो है वो आपको पेज नंबर 273 पे मिल जाएगा। एक बार मैं आपको बता देती हूँ इन सभी में लिखना क्या है। तो चलिए देखते हैं रोसेमन रिएक्शन पेज नंबर 260 पे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए रोसेमन रिडक्शन रिएक्शन जो है पेज नंबर 260। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए पेज नंबर 260 रोसेमन रिडक्शन रिएक्शन जो है वो यहाँ पर दिया गया है। व्हेन असाइल क्लोराइड इज रिड्यूस्ड टू करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बाय हाइड्रोजन यूजिंग अ पैलेडियम कैटलिस्ट पॉइजन विद बेरियम सल्फेट, दिस रिएक्शन इज नोन एज रोसेमन रिडक्शन रिएक्शन। ये पहला स्टेटमेंट आ जाएगा एंड देन उसके बाद में यहाँ पर ये जो रिएक्शन दी गई है ये आपको शो करके बताना है, ठीक है। सो ये वाला आ जाएगा हमारा रोसेमन रिडक्शन रिएक्शन। देन उसके बाद में हमारे पास में कौन सा था, गेटरमैन कॉच फॉर्मुलेशन। तो गेटरमैन कॉच फॉर्मुलेशन यहाँ पर आपको दिया गया है कि व्हेन बेंजीन और इट्स सब्सटीट्यूट इज ट्रीटेड अंडर हाई प्रेशर विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड टू गिव बेंजल्डिहाइड और सब्सटीट्यूटेड बेंजल्डिहाइड। सो इस तरह से ये गेटरमैन कॉच फॉर्मुलेशन का स्टेटमेंट आ जाएगा एंड देन उसके नीचे में ये वाली जो रिएक्शन दी गई है ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया आपका गेटरमैन कोच फॉर्मुलेशन जो कि पेज नंबर 262 पे दिया गया है एंड पेज नंबर 260 पे यहाँ पर ये रोसेमन रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन में पूछा गया था कैनिजारो रिएक्शन जो कि पेज नंबर 273 पे दिया गया है। पेज नंबर 273 कैनिजारो रिएक्शन दिया गया है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स ये कैनिजारो रिएक्शन, तो पहले उसका स्टेटमेंट आ जाएगा कि दिस रिएक्शन इज ओनली गिवन बाय एल्डिहाइड और कीटोन एंड नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। फिर एल्डिहाइड्स अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑन हीटिंग विद कंसनट्रेटेड अल्कली। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इन कैनिजारो रिएक्शन वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इज reduced to alcohol at the same time second molecule is oxidized to carboxylic acid। सो यहाँ पर ये रिएक्शन आ जाएंगी यहाँ पर, ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन की। सो ये रिएक्शन लिख लेना। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो हमसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर -74.8, -393.5 एंड -285.8 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। सो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एक जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से आएगा कि डेल्टा H0 ऑफ CH4 ये हमें दिया हुआ है, डेल्टा H0 ऑफ CO2 ये दिया हुआ है, डेल्टा H0 ऑफ H2 ये हमें दिया हुआ। अभी हम लोग को डेल्टा H0 ऑफ CH4 निकालना है, मीथेन का हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो जो कंबशन ऑफ CH4 है वो कैसे हो रहा है, मीथेन का कंबशन कैसे हो रहा है, उसकी पहले स्टैंडर्ड रिएक्शन आ जाएंगी। तो यहाँ पर जो हमारा जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इट विल बी इक्वल टू जो हमारी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में एंथैल्पी ऑफ CH2 प्लस डेल्टा H0 ऑफ
H2O, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है इसलिए 2 इंटू डेल्टा एच नॉट ऑफ H2 आ गया, माइनस फिर इन दोनों का कर देंगे तो वैल्यूज़ रिस्पेक्टिवली हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास में एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितना आया स्टूडेंट्स, -890.3 किलो जूल आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो यहाँ पर सॉल्व होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड्स टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमसे क्या कहा है, व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑन इथाइल ब्रोमाइड। जब हम सिल्वर नाइट्राइड को इथाइल ब्रोमाइड के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तब क्या होगा, जब हम लोग इथाइल ब्रोमाइड को मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तब क्या होगा, एंड इथाइल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाएंगे तब क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से आएगा इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br जो होता है, इट रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्राइड AgNO2 रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो इथेन एंड सिल्वर ब्रोमाइड प्रेसिपिटेट। स्टूडेंट आपको हर एक रिएक्शन में सबसे पहले यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट लिखी है वो स्टेटमेंट लिखनी है हर एक रिएक्शन में, फिर उसके नीचे में आपको रिएक्शन लिखना है कि जब इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br जब वो सिल्वर नाइट्रेट AgNO2 के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो AgBr बन रहा है एज अ प्रेसिपिटेट और NO2 C2H5NO2 बन रहा है, नाइट्रो इथेन बन रहा है। ठीक है, रिएक्शन लिखना और फिर हर एक कंपाउंड के नीचे में उसका नाम आ जाएगा, C2H5Br के नीचे में इथाइल ब्रोमाइड, AgNO2 के नीचे में सिल्वर नाइट्रेट और यहाँ पर C2H5NO2 के नीचे में नाइट्रो इथेन और इधर आ जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, ये पहली हो गई। नेक्स्ट था फिर इथाइल ब्रोमाइड की मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर में क्या रिएक्शन होंगी, तो वो क्या बनाएगा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाएगा। तो इसके पहले भी सबसे पहले स्टेटमेंट आएंगी कि इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, पहले ये स्टेटमेंट लिखना, देन उसके बाद में ये रिएक्शन लिखना C2H5Br प्लस Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव्स C2H5MgBr। ठीक है, देन उसके बाद में कंपाउंड्स के नीचे में उनके नेम्स आ जाएंगे। थर्ड रिएक्शन है इथाइल ब्रोमाइड के अल्कोहलिक KOH के साथ में क्या रिएक्शन होंगी, तो वो क्या करेगा, ईथीन का फॉर्मेशन करेगा विथ NaBr एंड H2O। तो सबसे पहले स्टेटमेंट आ जाएंगे कि इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म ईथीन सोडियम ब्रोमाइड एंड वाटर रिस्पेक्टिवली। देन नेक्स्ट स्टेप में ये रिएक्शन आ जाएंगी C2H5Br प्लस अल्कोहलिक KOH गिव C2H4 प्लस NaBr प्लस H2O। देन हर एक कंपाउंड के नीचे में उनके रिस्पेक्टिव नेम्स आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये उसका सॉल्यूशन आता है। हर एक रिएक्शन के पहले वो रिएक्शन की स्टेटमेंट लिखना कि दिस कंपाउंड रिएक्ट्स विद दिस, द रिएक्टेंट कंबाइंस विद दिस टू फॉर्म प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ विच रिएजेंट, उस तरह से लिखना। देन उसके बाद में रिएक्शन, फिर वो रिएक्शन के नीचे में हर एक कंपाउंड के रिस्पेक्टिव नेम्स। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19 में देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमसे क्या कहा है, फॉर द रिएक्शन A प्लस B गिव्स B इफ B इज डबल at constant A the rate of reaction doubled, if A is triple if and B is double the rate of reaction increases by a factor of 6, calculate the rate law equation। सो यहाँ पर हमें दिया गया है कि जो कंसनट्रेशन ऑफ B है इस डबल है एट कांस्टेंट एंड कंसनट्रेशन ऑफ A, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है, तब डबल हो रही है। तो वही अगर कंसनट्रेशन ऑफ A को हम लोग ट्रिपल कर रहे हैं एंड कंसनट्रेशन ऑफ B अगर डबल हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इट इंक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 6। तो हमें रेट लॉ इक्वेशन जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन किस तरह आएगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 19 जो रेट लॉ इक्वेशन होती है R इज इक्वल्स टू K इंटू A टू द पावर X इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y, ये हमारी रेट लॉ इक्वेशन आ जाएंगी। पहली जो हमारी कंडीशन दी हुई है, इफ़ कंसनट्रेशन ऑफ B इज डबल द रेट डबल्स, तो 2 इंटू रेट इज इक्वल्स टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A टू द पावर X प्लस 2 इंटू B टू द पावर Y। सो ये क्या आ जाएगा, K इंटू 2 टू द पावर Y इंटू A कंसनट्रेशन ऑफ A टू द पावर X इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। देन सेकेंड कंडीशन अब अप्लाई करेंगे कि कंसनट्रेशन ऑफ A जब ट्रिपल हो रहा है, कंसनट्रेशन ऑफ B डबल हो रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इंक्रीजेज बाय अ फैक्टर C है। तो 6 टाइम्स ऑफ रेट इज इक्वल्स टू K इंटू 3A टू द पावर X प्लस 2B टू द पावर Y। सो K इंटू 3 टू द पावर X प्लस 2 to the into 2 to the power Y into concentration of A into concentration of B to the power Y। K
into 3 to the power x into 2 to the power y into concentration of a to the power x into concentration of b to the power y। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। फिर इक्वेशन नंबर 2 जो यहाँ पर हमें ऑब्टेंड हुई है उससे हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, जिससे कि फिर हमें y की वैल्यू मिलेगी जो कि 1 है। एंड देन उसके बाद में इक्वेशन नंबर जो 3 है उसे हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे, जिससे कि फिर हमें x की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे दोनों x और y की वैल्यू ऑब्टेंड होने के बाद में यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो रेट लॉ ऑफ इक्वेशन यहाँ पर हमारे पास में ऑब्टेंड हो गया, विच इज़ इक्वल्स टू k इंटू कंसनट्रेशन ऑफ a इंटू कंसनट्रेशन ऑफ b, बिकॉज x और y दोनों की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन 19 है वो भी यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी मेंशन। तो पहले में हमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। तो HOCl, HCl, O2, HCl, O3 एंड HCl, O4। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें सबसे पहले किसका आएगा स्टूडेंट्स, HCl, O4 का आएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका आएगा, HCl, O4 का आएगा। देन उसके बाद में HCl, O3 का आएगा, फिर HCl, O2 का आएगा एंड देन HOCl आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में पता निकले का है। तो सबसे पहले HOCl से ये HCl, O4 की तरफ लिखना स्टार्ट करना। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो HCl, O4 का होगा। देन इसके बाद में आयनिक कैरेक्टर की बात करेंगे। आयनिक कैरेक्टर सबसे कम किसका होगा स्टूडेंट्स, Mi का होगा। आयनिक मेटल आयोडाइड का होगा। देन उसके बाद में किसका होगा, मेटल क्लोराइड का होगा। देन मेटल ब्रोमाइड का उससे थोड़ा ज़्यादा होगा एंड सबसे ज़्यादा मेटल फ्लोराइड का होगा आयनिक कैरेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा किसका होगा, Mf का होगा, फिर MBr का होगा, फिर FCl का होगा एंड देन Mi का होगा। देन थर्ड इसमें हमें थर्मल स्टेबिलिटी पूछा गया था। तो सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होंगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर HF की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे कम थर्मल स्टेबिलिटी फिर किसकी आएंगी, HI की आएगी। देन उसके बाद में किसकी रहेगी, फिर HBr की रहेगी, फिर HCl की रहेंगी और सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी रहेंगी, HF की रहेंगी। ठीक है, सो इस तरह से आपको ये ऑर्डर लिखना था आपके पेपर में। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमसे एक्सप्लेन वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन रिएक्शन पूछा गया है एंड राइट प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेनॉन बाय यूजिंग इथेनॉल क्लोराइड एंड डाइमिथाइल कैडमियम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन जो है ये आपको पेज नंबर 274 एंड 275 पे मिल जाएगा। चलिए एक बार देखते हैं वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, पेज नंबर 274। ये देखिए स्टूडेंट्स, पेज नंबर 274 यहाँ पर क्लेमेंसन एंड वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन रिएक्शन दिया गया है। सो यहाँ पर द कार्बोनिल group of aldehyde and ketone is reduced to methylene group on treatment with zinc amalgam and the concentrated hydrochloric acid, इसे हम क्लेमेंसन रिडक्शन कहेंगे। और हाइड्रोजन फॉलोड बाय हीटिंग विद सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन बॉइलिंग वाटर लाइक इथिलीन ग्लाइकोल, इसे हम लोग वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको इसकी वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन रिएक्शन की डेफिनेशन कैसे आ जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज रेड्यूस्ड टू मिथिलीन ग्रुप ऑन ट्रीटमेंट विद हाइड्रोजन। कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज रेड्यूस्ड टू मिथिलीन ग्रुप ऑन ट्रीटमेंट विद हाइड्रोजन फॉलोड बाय हीटिंग विद सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन हॉट बॉइलिंग वाटर लाइक इथिलीन ग्लाइकोल। दिस रिएक्शन इज नोन एज वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन रिएक्शन, यहाँ पर ये आ जाएगा। देन उसके बाद में यहाँ पर पेज नंबर 275 पे यहाँ पर आपको ये जो रिएक्शन दी हुई है वो रिएक्शन आ जाएंगे। कार्बोनिल ग्रुप इन एल्डिहाइड एंड कीटोन आ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करेंगे, वाटर के प्रेजेंस में हाइड्राजोन मिलेगा, फिर हाइड्राजोन को फर्दर हम लोग KOH के साथ में ट्रीट करेंगे तो मिथिलीन ग्रुप प्लस N2 मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये जो मेन रिएक्शन होती है वो वाली आप एक बार एक्सप्लेन करना है एंड देन उसके नीचे में एक जो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया गया है प्रोपेनॉल का कन्वर्जन प्रोपेन में,
वो एग्जाम्पल एक लिख लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये जो वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन है ये आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था, राइट प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन का प्रिपरेशन पूछा था बाय यूजिंग इथेनॉल क्लोराइड एंड डाईमिथाइल कैडमियम। इथेनॉल क्लोराइड एंड डाईमिथाइल कैडमियम को यूज़ करके यहाँ पर पूछा गया था हमसे प्रोपेनॉन का प्रिपरेशन। सो देखो कुछ इस तरह से आएंगे। इसका जो रिएक्शन है यहाँ पर हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल क्लोराइड लेंगे, CH3COCl। ये क्या है हमारा स्टूडेंट्स, इथेनॉल क्लोराइड है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल क्लोराइड लेंगे, उससे हम लोग रिएक्ट करेंगे डाईमिथाइल कैडमियम के साथ में। डाईमिथाइल कैडमियम एंड इथेनॉल क्लोराइड, डाईमिथाइल कैडमियम में CH3 ट्वाइस CD आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स, डाईमिथाइल कैडमियम हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों मिलके हमें क्या देंगे, प्रोपेनॉन देंगे है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COCH3, ये क्या है, प्रोपेनॉन देंगे विथ इवोल्यूशन ऑफ CdCl2, ठीक है। सो इस तरह से ये हमारा प्रोपेनॉन के प्रिपरेशन की रिएक्शन आ जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले इसमें वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है वो एक्सप्लेन करना। जितना भी पार्ट मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ था इतना ही आपको लिखना है, एंड देन उसके बाद में ये जो मेन रिएक्शन है वो लिखना, साथ में एक एग्जाम्पल, एंड देन उसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेनॉन यूजिंग इथेनॉल क्लोराइड एंड डाईमिथाइल कैडमियम ऐसे हेडिंग डालना है, एंड देन उसके नीचे में ये रिएक्शन लिखना, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आपके जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे देखो हमसे क्या पूछा गया है, राइट पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, राइट द नेम ऑफ हेक्साडेंटेड लिगेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का आ गया है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 194 पे मिल जाएगा। एंड हेक्साडेंटेड लिगेंड का कोई भी एक नेम बताना था, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो आपके पेज नंबर 192 पे मिल जाएगा, ठीक है। तो पेज नंबर 194 पे एक बार हम लोग वर्नर्स थ्योरी का देख लेते हैं, पोस्टुलेट पेज नंबर 194। ये देखो स्टूडेंट्स, पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी आर एस फॉलोज, ये हेडिंग डालना, पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी आर एस फॉलोड। फिर ये पोस्टुलेट 1 में ये अनलाइक से तो लेके वैलेंसी तक के पूरे पॉइंट्स कवर करना। देन पोस्टुलेट 2 हेडिंग डालना, फिर आयनाइजेबल स्पीयर से लेके एनायंस तक के पूरे पॉइंट्स कवर करना। देन स्टूडेंट्स ये देखो यहाँ पर ये पोस्टुलेट 3 लिखना है यहाँ पर, द सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन से तो नॉन आयनाइजेबल तक के। देन उसके बाद में यहाँ पर ये देखो ये पोस्टुलेट नंबर 4 दिया गया है आपको, ये पोस्टुलेट नंबर 4 लिखना है, एंड देन यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन स्पीयर ये वाला ड्रॉ कर लेना, ठीक है। सो ये जो है ये इतने पूरे पॉइंट्स आपके पोस्टुलेट 4 तक के ये पूरे पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी में आ जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद में हेक्साडेंटेड लिगेंड का आपसे नाम लिखने के लिए कहा था कोई भी एक। सो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स पेज नंबर 192 पे हेक्साडेंटेड लिगेंड दिया गया है, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेट आयन जो है ये एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। तो वन ऑफ द नेम ऑफ हेक्साडेंटेड लिगेंड इज इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेट आयन, ये लिखना है। एंड देन उसके बाद में उसका ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है केमिकल फार्मूला जो है ये ड्रॉ करके लिख लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से आपका यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है ये भी कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड राइट इट्स टू एप्लीकेशन। तो इसका जो सॉल्यूशन है ना स्टूडेंट्स ये आपको आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 114 पे मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 114 पे मिल जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का डेफिनेशन एंड साथ में उसके 2 एप्लीकेशन, पेज नंबर 114 एंड 115। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हम पेज नंबर 114 एंड 115। ये देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पेज नंबर 114 में क्या होता है पहले वो लिख लेना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, ठीक है। उसे हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज़ भी कहते हैं। द स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स ऑफ अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड हैज़ बीन डिटरमाइंड यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दिस इलेक्ट्रोड विद देयर हाफ रिएक्शन आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग स्टैंडर्ड पोटेंशियल एज शोन इन द
फिगर दिस अरेंजमेंट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इतनी पहले उसकी ये डेफिनेशन आ जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। देन उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की बात करेंगे तो हमारे पास में बेसिकली 3 एप्लीकेशंस आते हैं। पहला आ जाएगा एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ऐसे हेडिंग डाल देना। देन नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर लिखना, पहला पॉइंट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लेना अब हेडिंग डाल के। देन उसके बाद में रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड देन स्पॉन्टेनिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। पहले हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिखनी है, देन रिड्यूसिंग एजेंट की लिखनी है एंड देन उसके बाद में स्पॉन्टेनिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसे 3 हेडिंग्स डालना। देन उसके बाद में वो 3 हेडिंग्स के अंदर में सब पॉइंट्स कुछ कुछ लिखना कि द स्पीशीज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ हाफ रिएक्शंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ई नॉट वैल्यू इज अ मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ स्पीशीज टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड गेट रिड्यूस। इतना भी ये 2 पॉइंट्स लिख लिए ना रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में तो सफिशिएंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। देन उसके बाद में रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स में द स्पीशीज ऑन राइट साइड ऑफ हाफ reaction are reducing agent. The half reactions at the bottom of the table with large negative E naught value have a little or no tendency to occur in forward direction as written. They tend to favor the reverse direction. तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट से रिलेटेड एंड देन स्पॉन्टेनिटी से, रेडॉक्स रिएक्शन से तो लेके यहाँ पर डोनेट्स इलेक्ट्रॉन तक की ये पूरा स्पॉन्टेनिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में लिख लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, हमें ये ए, बी और सी जो दिया है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर हमें देखो CH3CH2OH दिया गया है, उसकी रेड फॉस्फरस के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, ब्रोमीन के साथ में A प्रोडक्ट मिलेगा, फिर उसकी एल्कोहलिक KCN के साथ में करेंगे तो B मिलेगा एंड देन B प्रोडक्ट के AlH4 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर तो हमें C प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये ABC कौन से प्रोडक्ट्स ये हमें जानना है। तो चलिए देखिए इसका जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरह से आएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए CH3CH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फरस, तो क्या होगा, ब्रोमीन के प्रेजेंस में था तो ब्रोमीन, एक मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन जो है ये OH को रिप्लेस कर देगा तो CH3CH2Br इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा A प्रोडक्ट हो गया। फिर इसकी रिएक्शन KCN के साथ में करवाएंगे तो CN जो है वो Br को रिप्लेस कर देगा तो CH3CH2CN बन जाएगा इथाइल साइनाइड, ये हमारा B प्रोडक्ट आ गया। देन इसकी रिएक्शन हमने फिर AlH4 के साथ में रिएक्शन करवाई ईथर के प्रेजेंस में तो प्रोपाइलामाइन मिल गया। तो स्टूडेंट्स फिर पहले यहाँ पर क्या ऐसी रिएक्शन लिखना है एंड देन उसके बाद में A में हमें क्या मिला CH2, देन A में हमें क्या मिला CH3CH2Br दैट इज़ इथाइल ब्रोमाइड ऐसे करके लिखना है एंड B में हमें कौन सा प्रोडक्ट मिला CH3CH2CN दैट इज़ इथाइल साइनाइड एंड C में हमें क्या मिला CH3CH2CH2NH2 दैट इज़ प्रोपाइलामाइन मिला, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से आपका यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे देखो हमसे क्या कहा है, डिफाइंड एसिड एंड बेसिस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेटेड-लाउरी थ्योरी, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन pH एंड POH। सो स्टूडेंट्स इसका जो सॉल्यूशन है, एसिड और बेसिस की जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेटेड-लाउरी थ्योरी, ये आपको पेज नंबर 48 पे मिल जाएगा एंड रिलेशनशिप बिटवीन pH एंड POH इसका सॉल्यूशन आपको पेज नंबर 52 पे मिल जाएगा आपके टेक्स्ट बुक पे। चलिए एक बार देखते हैं पेज नंबर 48। एसिड एंड बेसिस, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर ब्रॉन्स्टेटेड-लाउरी थ्योरी आ गई। सो ब्रॉन्स्टेटेड-लाउरी थ्योरी, फिर एसिड की डेफिनेशन लिखना कि एसिड इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट्स अ प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस, ठीक है, ये एसिड की डेफिनेशन आ गई। एंड देन बेस की डेफिनेशन आ जाएगी कि बेस क्या है, इट इज़ अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। देन उसके बाद में यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिख लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपके क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपसे यहाँ पे डेफिनेशन ही पूछे थे तो वो डेफिनेशन लिख लेना एंड देन उसके बाद में यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑब्टेन करना जो कि आपके पेज नंबर 52 पे दिया गया है। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन pH एंड POH, तो ये रिलेशनशिप हेडिंग डाल के इतना पूरा द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से लिख के pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14, यहाँ तक कि आपको ये रिलेशनशिप लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 25 है वो भी कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 26 में देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, राइट द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम
क्रोमाइट ओर, पोटेशियम डाइक्रोमेट का हमें प्रिपरेशन लिखना है फ्रॉम क्रोमाइट ओर। स्टूडेंट्स इसका जो सॉल्यूशन है ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 176 पे आपको मिल जाएगा। चलिए एक बार देखते हैं पेज नंबर 176। ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ गया ये हमारा प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। यही हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, प्रिपरेशन ऑफ डाइक्रोमेट, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट यूजिंग क्रोमाइट ओर। तो यहाँ पर इन द इंडस्ट्री, यहाँ से तो लेके स्टूडेंट्स ये वाले सभी पॉइंट्स कवर करके आपको यहाँ पर ये जो ऊपर में रिएक्शन दी गई है यहाँ तक के पूरा ये आंसर कंप्लीट करना है। सभी पॉइंट्स जो है वो पॉइंट वाइज लिखना है। पहला पॉइंट आपका आ जाएगा, इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फाइनली पाउडर्ड क्रोमाइट ओर इज हीटेड विथ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट एंड अ फ्लक्स ऑफ लाइम इन एयर इन अ रिवर बैटरी फर्नेस इसमें लेंगे। फिर उसके बाद में ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, उसके बाद में ये रिएक्शन लिखना। देन ये सेकंड पॉइंट आ जाएगा आप लोगों का, सोडियम क्रोमेट से लेके सोडियम सल्फेट तक। देन ये रिएक्शन आ जाएंगे एंड देन ये थर्ड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग ने पोटेशियम डाइक्रोमेट को प्रिपेयर किया गया है। एंड देन उसके बाद में लास्ट में यहाँ पर ये जो रिएक्शन है वो आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो कंप्लीट होता है। एंड उसी के साथ में जो सेक्शन सी है वो भी कंप्लीट हुआ। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड सेक्शन डी। सेक्शन डी में देखो यहाँ पे हमसे सबसे पहले क्या कहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग कहा है। एसिटल्डिहाइड से हम लोग को क्या बनाना है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाना है। क्यूमिन से फिनॉल एंड एनिसोल से फिनॉल बनाना है। ठीक है, साथ ही में हमें यूजेस लिखना है नियॉन के। तो चलिए देखते हैं इसे हम, इसका सॉल्यूशन किस तरह से आएगा। सबसे पहले एसिटल्डिहाइड से हमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाना है स्टूडेंट्स। तो प्रिपरेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल फ्रॉम एसिटल्डिहाइड ऐसे हेडिंग डालना। देन उसके बाद में लिखना है एसिटल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ CH3MgBr दैट इज ग्रिग्नाट रिएजेंट्स गिव्स आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। पहले ये स्टेटमेंट आ जाएगा एंड देन उसके नीचे में ये रिएक्शन लिख के बताना कि एसिटल्डिहाइड लिया तुमने, CH3CHO लिया इन द प्रेजेंस ऑफ CH3MgBr। तो ये क्या हो गया, CH3CHOMgBr आ गया। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ MgOHBr एंड H3O नेगेटिव आयन, तो फिर वो क्या बना लेगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बना लेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, MgBr जो है वो चले जाएगा H3O आयन्स के प्रेजेंस में, H आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन गया, हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया। तो इस तरह से हमने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को बनाया एसिटल्डिहाइड से। एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन हम लोग ने ग्रिग्नाट रिएजेंट के साथ में कर दी, तो हमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमें क्यूमीन से हमें यहाँ पर क्या बनाना था स्टूडेंट्स, फिनॉल बनाना था यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्यूमिन ले लिया हम लोग ने, CH3 यहाँ पे बेंजीन रिंग, उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करवा दी। तो हमें क्या मिला, इधर क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड मिल गया, यहाँ पर OOH आके लग गया। ठीक है, देन इसकी रिएक्शन क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड की रिएक्शन हमने डाइल्यूट HCl के साथ में की। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, फिनॉल मिला। और फिनॉल के साथ ही में हमें यहाँ पर एक और कौन सा प्रोडक्ट मिला, एसीटोन मिला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोग क्यूमिन से फिनॉल बना लेंगे। क्यूमिन की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ में करवा दी, तो क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड मिलेगा। हाइड्रोपेरोक्साइड की रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ में करवाई तो फिनॉल मिलेगा एंड उसी के साथ में हमें एसीटोन मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड था हमें एनिसॉल से हमें क्या बनाना था, फिनॉल बनाना था। ठीक है, तो एनिसॉल की रिएक्शन अगला हम लोग ने हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में करवा दी एट 398 केल्विन। तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, फिनॉल मिलेगा एंड उसी के साथ में हमें क्या मिलेगा, मिथाइल आयोडाइड मिलेगा। ठीक है, एनिसॉल बन गए यहाँ पे ये CH3O, ये बेंजीन रिंग H है, उसकी रिएक्शन 398 केल्विन के साथ में करवा दी, फिनॉल बन गए यहाँ पर एंड CH3I बन गया। स्टूडेंट्स, हर एक रिएक्शन जो मैंने यहाँ पर बताई है उसके पहले आपको ऊपर में ये सबसे पहले तो हेडिंग आ जाएंगी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम एनिसोल। फिर उसके नीचे में उसका स्टेटमेंट आ जाएगा कि एनिसोल जो होता है इट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन आयोडाइड एट 398 केल्विन टू फॉर्म फिनॉल एस एंड मिथाइल आयोडाइड एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले वो स्टेटमेंट आ जाएंगे एंड देन उसके बाद में ये रिएक्शन आएंगे एंड रिएक्शन में हर एक कंपाउंड के नीचे में उसका रिस्पेक्टिव नेम आएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। देन उसके बाद में नियॉन के यूजेस हमसे पूछे गए थे, 2 यूजेस। तो इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ लेजर्स एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 27 है वो कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है,
फिर डिफाइन करना है यहाँ पर हमें एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को। देन आइसोबारिक एंड एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है वो बताना है। देन एंजाइम्स क्या होते हैं वो, एंड देन राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ ट्रांसुरेनियम एलिमेंट्स पूछा गया है, ठीक है। सो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है स्टूडेंट्स ये आपको आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 64 पे मिल जाएगी। आइसोबारिक एंड एडियाबेटिक प्रोसेस ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 65 पे मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन। एंड व्हाट आर एंजाइम्स ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 314 पे मिल जाएगा। एंड ट्रांसुरेनियम एलिमेंट्स जो है ये आपके पेज नंबर 186 पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं पहले एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी पेज नंबर 64 पे। पेज नंबर 64, ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम दिया हुआ है जिसमें हमारे पास में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। दोनों की डेफिनेशन आ जाएंगी पहले हमारी, एंड देन उसके एग्जांपल्स लिख लेंगे। पहले एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लिखना, प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सिस्टम इज नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल में मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी ये सब लिख देना। देन इंटेंसिव प्रॉपर्टी की हेडिंग डालना, प्रॉपर्टी विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सिस्टम इज कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव के इन से याद रखना कि वो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट का इन। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट होती है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो डिपेंडेंट होती है। देन इंटेंसिव प्रॉपर्टी के यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेना कि प्रेशर, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ये बाकी सब चीज़ें उसके एग्जाम्पल्स में आ गई। ये हो गए इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया था स्टूडेंट्स? देन नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपसे क्या पूछा गया था कि आइसोबारिक और एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है वो बताओ। तो आइसोबारिक प्रोसेस में जो आपका प्रेशर है वो कांस्टेंट होता है। इन आइसोबारिक प्रोसेस द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन द लैबोरेटरी। केमिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन ओपन कंटेनर्स एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर और डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 0। तो इतने पूरे पॉइंट्स आपको ये आइसोबारिक प्रोसेस में लिखना है। एंड देन उसके बाद में एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में जो हमारा हीट एक्सचेंज है वो नहीं होता है, ठीक है। क्यू जो है वो 0 होता है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में सबसे पहले उसकी डेफिनेशन आ जाएंगे, प्रोसेस इन विच देयर इज़ नो चेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस। क्यू इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा यहाँ पे। इन एडियाबेटिक प्रोसेस द सिस्टम कम्प्लीटली इंसुलेटेड फ्रॉम दी सराउंडिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इतने पूरे पॉइंट्स ये एडियाबेटिक प्रोसेस में आ जाएंगे। पहले हमने यहाँ पर अभी देख लिया कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके डेफिनेशंस आ जाएंगे, साथ में उनके एग्जांपल्स आ जाएंगे रिस्पेक्टिव। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर ये आइसोबारिक प्रोसेस क्या होती है, जितने भी लाइन मैंने अंडरलाइन की गई है वो हर एक लाइन आपको पॉइंट वाइज लिखनी है आपके आंसर में। एंड देन उसके बाद में यहाँ पे ये जो एडियाबेटिक प्रोसेस है वो क्या होता है उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था स्टूडेंट्स व्हाट आर एंजाइम्स। इसका जो सॉल्यूशन है वो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 314 पे मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स व्हाट आर एंजाइम्स। एंजाइम्स जो होते हैं अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन आर बॉडी। दिस आर ब्रॉट अबाउट एट द फिजियोलॉजिकल pH ऑफ 7.4 एंड बॉडी टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ऐसे भी स्टार्ट किया तुमने तुम्हारा आंसर तभी भी चलेगा, या डायरेक्टली और लार्ज नंबर से लिखना स्टार्ट किया वैसे भी चलेगा, ठीक है। तो दिस आर नोन एज एंजाइम्स, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद में एंजाइम्स के दो एग्जाम्पल आ जाएंगे, एक इंसुलिन आ जाएगा एंड दूसरा कौन सा आ जाएगा, अमाइलेज आ जाएगा। इंसुलिन जो होता है इट इज़ सिक्रेटेड बाय पैनक्रियास और उसका रोल क्या है, वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अमाइलेज जो होता है वो सलाइवा में प्रेजेंट होता है एंड वो हाइड्रोलाइज करेगा स्टार्च को, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पर ये एंजाइम्स की डेफिनेशन आ जाएंगी। देन उसके बाद में ट्रांसुरेनियम एलिमेंट्स जो होते हैं वो कौन से एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होते हैं वो हमसे पूछा गया था। तो स्टूडेंट्स जो नेपच्यून रहता है उसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांसुरेनियम एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 28 है वो कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 29 में यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स हमसे क्या कहा है, प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ क्यूबिक लैटिस ऑफ अ सॉलिड एलिमेंट हैविंग एज लेंथ ऑफ 400 पिकोमीटर एंड डेंसिटी इज 6.25 ग्राम पर ml। एटॉमिक मास दिया गया है हमें एलिमेंट का 60। देन उसके बाद में यहाँ पर हमें डेफिनेशन भी पूछ लिए है, नैनो साइंस के अलग से क्वेश्चन है ये। एंड राइट केमिकल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ पॉलीएक्रिल नाइट्राइल, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को टाइप ऑफ क्यूबिक लैटिस प्रेडिक्ट करना है, कौन से टाइप का है। तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स 29 के इसमें सबसे पहले तो गिवन लिख लेना। ए जो है वो हमें 400 पिकोमीटर दिया गया है,
सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 4 × 10⁻⁻8 आ जाएगा। मास दिया हुआ है 60 ग्राम पर मोल, डेंसिटी दी गई है 6.25 ग्राम पर मोल। इसे हम लोग को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 6.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो फाइंड में हम लोग को आ जाएगा कि क्यूबिक लैटिस कौन से टाइप का है, वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, रो इज इक्वल्स टू n × m डिवाइडेड बाई a³ × na। फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, जो रो है वो जो नीटा है n है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, विच इज़ इक्वल्स टू रो a³ na/m आ जाएगा। रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ यहाँ पर फिर यहाँ पर हम लोग सब्सटीट्यूट करके n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। n क्या है, यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ एटम्स है इन यूनिट सेल्स। तो नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल हमारे कितने आ गए, 4 आ गए। सिंस 4 यूनिट सेल कंटेन्स 4 एटम, इट हैज़ अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक structure or CPP structures. Therefore, the nature of given cubic unit cell is FCC और CPP यूनिट सेल। तो ये जो यहाँ पर हमें दिया गया था यूनिट सेल, वो कौन से टाइप का है, FCC टाइप का है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो हम लोग ने बता दिया। देन उसके बाद में नैनो साइंस की डेफिनेशन आ जाएंगी। नैनो साइंस क्या होता है, यहाँ पर स्टडी ऑफ फेनोमेनन एंड मैनिपुलेशन ऑफ मटेरियल्स एट एटॉमिक, मॉलिकुलर एंड मैक्रोमोलिकुलर स्केल्स वेयर प्रॉपर्टीज डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम दोज एट लार्ज स्केल। इसे हम लोग क्या कहते हैं, नैनो साइंस कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन आ जाएंगी नैनो साइंस में। एंड देन उसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल है से हेडिंग डालना है। एंड देन उसके नीचे में स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले स्टेटमेंट आएंगी कि एक्रिलोनाइट्राइल जो होती है, इट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड टू फॉर्म पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, पहले स्टेटमेंट लिखना, देन उसके बाद में ये रिएक्शन लिखना कि n मॉलिक्यूल्स ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो जाएंगी उनकी। तो फिर वो क्या फॉर्म कर लेंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH उसके n मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर लेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल कहेंगे। एक्रिलोनाइट्राइल का पॉलीमराइजेशन हुआ तो हमें क्या मिला, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल मिला। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 29 है वो भी कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ पे देखो हमसे पहले क्या कहा गया है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देन राइट द नेट सेल रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ लीड एक्यूमुलेटर एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसका एक बार मैं अभी आपको बता देती हूँ। इसका जो सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, डिराइव द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड, इसका जो सॉल्यूशन है ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 127 पे आपको मिल जाएगा। एंड जो नेट सेल रिएक्शन है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ लीड एक्यूमुलेटर, ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 111 और 112 पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पेज नंबर 127 पे देखते हैं हम लोग हाफ लाइफ पीरियड का रेट कांस्टेंट का रिलेशन, हाफ लाइफ पीरियड। और चलिए पेज नंबर 127 पे हम देखते हैं अभी हाफ लाइफ पीरियड और रेट कांस्टेंट का रिलेशन। पेज नंबर 127, ये देखिए पेज नंबर 127, हाफ लाइफ पीरियड एंड रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसका यहाँ पर ये रिलेशन दिया गया है स्टूडेंट्स। तो ये आपको यहाँ से द इंटीग्रेटेड लॉ से तो लेके पूरा यहाँ तक के टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693/k पूरा यहाँ तक के लिखना है स्टूडेंट्स। एंड देन उसके बाद में ये जो ग्राफ दिया गया है ये ग्राफ ड्रॉ करना है। इसमें हर एक पॉइंट्स जो है स्टूडेंट्स आपको सेम एज इट इज़ लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक है, सो यहाँ से आप लोग रिलेशन बता दोगे हाफ लाइफ पीरियड एंड रेट कॉन्स्टेंट का। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ से स्टार्ट करते हुए टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693/k एंड देन उसके बाद में लास्ट में ये ग्राफ आ जाएगा। देन सेकेंड हमसे क्या पूछा गया था स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेट सेल रिएक्शन पूछा गया था ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ लीड एक्यूमुलेटर। इसका सॉल्यूशन आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 111 पे दिया गया है, 111। चलिए एक बार देख लेते हैं। 111 और 112 पे दिया गया है लीड एक्यूमुलेटर। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये लीड एक्यूमुलेटर का हमें यहाँ पर पूरा दिया गया है, लीड स्टोरेज बैटरी और लीड एक्यूमुलेटर। इसका हमें क्या पूछा गया था स्टूडेंट्स, नेट सेल ड्यूरिंग डिस्चार्ज पूछा गया था। ये जो थर्ड वाला पॉइंट दिख रहा है आपके पेज में, पेज नंबर 111 पे, ये वाला हमसे पूछा गया था। द नेट सेल रिएक्शन क्या होता है, पहले वो एक्सप्लेन करना कि द नेट सेल रिएक्शन इज़ द सम ऑफ ओवरऑल ऑक्सीडेशन एट एनोड एंड ओवरऑल रिडक्शन एट कैथोड, पहला ये वाला पॉइंट आ जाएगा। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर पेज नंबर 1112 पर जो ये पूरी नेट सेल रिएक्शन दी गई है डेंसिटी तक के, आपको पूरा लिखना है। पहले ये वाली रिएक्शन आ जाएंगे एंड देन उसके बाद में ये रिएक्शन। एंड देन एज द सेल ऑपरेट्स टू जनरेट करंट H2SO4 इज कंज्यूम, इट्स कंसनट्रेशन डेंसिटी
decreases and the cell potential is decreased. The cell potential does depends on sulfuric acid concentration or density. So इस तरह से ये जो लीड एक्यूमुलेटर है उसका सॉल्यूशन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पर देखो थर्ड में हमसे क्या पूछा गया था स्टूडेंट्स, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड कहा गया है, मोनोसल्फ्यूरिक कहा गया है, तो एक तो सिंगल एस आ जाएगा। यहाँ पर देखो बाजू में मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, ये सिंगल एस आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड कहा गया है तो सिंगल बॉन्ड OOH आ गया, इधर ये डबल बॉन्ड हो, इधर भी ये डबल बॉन्ड हो और ये सिंगल बॉन्ड OH। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है स्टूडेंट्स, परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ये सिंगल बॉन्ड O है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से हमारे ये जो क्वेश्चन नंबर 30 है ये भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड्स टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमसे क्या कहा है, मेंशन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड ज्योमेट्री ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस NiCl4 विद इन ब्रैकेट, फिर 2- कहा गया है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर इसमें हम लोग को कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बताना था और उसी के साथ में उसकी ज्योमेट्री बताना था। तो NiCl4 विद इन ब्रैकेट 2-, इसमें हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे हैं, अनपेयर्ड है, ठीक है। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी आ जाएंगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ जाएगी। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो बताना है एंड साथ में उसकी ज्योमेट्री बतानी है। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स दिया है तो पहला कॉम्प्लेक्स क्या है हमारा, NiCl4 2- दिया गया है, तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कैसी हो गई, टेट्राहेड्रल हो गई स्टूडेंट्स, ठीक है। देन उसके बाद में NiCN4 2- है, इसमें जो हमारे नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 0 है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसकी जो ज्योमेट्री हो गई वो कैसी हो गई, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो गई, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो गई। देन उसके बाद में यहाँ पर देखो नेक्स्ट हमसे अलग क्वेश्चन पूछा गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग कहा गया है हमें यहाँ पर, इथेन नाइट्राइल इनटू इथेनॉल। इथेन नाइट्राइल को हम लोग को इथेनॉल में कन्वर्ट करना है एंड दूसरा साइक्लोहेक्सेन को हमें एडिपिक एसिड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो देखो स्टूडेंट्स अगर हम लोग इथेन नाइट्राइल की रिएक्शन अगर हम लोग SnCl2 के साथ में करवा देंगे HCl के प्रेजेंस में तो वो क्या बना लेगा, इथेनॉल बना लेगा। देखो यहाँ पर मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास में इथेन नाइट्राइल है, इथेन नाइट्राइल प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, इसकी रिएक्शन हम लोग ने SnCl2 के साथ में करवा दी है HCl के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगा, इथिनीमीन हाइड्रोक्लोराइड मिलेगा, CH3 ये CH डबल बॉन्ड ये जो N है ये N के साथ में NH डॉट ये HCl जुड़ जाएगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इथिनीमीन हाइड्रोक्लोराइड बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इथिनी हाइड्रोक्लोराइड की रिएक्शन हम लोग फिर वो फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो ये क्या बना लेगा, CH3CHO इथेनॉल बना लेगा प्लस NH4Cl बना लेगा। CH3COH क्या है हमारा, ये इथेनॉल है। ये जो रिएक्शन हुई है स्टूडेंट्स यहाँ पर इसे हम लोग स्टीफन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पर ये इथेनिल नाइट्राइल जो है उसकी हम लोग ने कन्वर्शन कर दिया है इथेनॉल में। नेक्स्ट आ गया यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन को हम लोग को एडिपिक एसिड में कन्वर्ट करना था स्टूडेंट्स। तो साइक्लोहेक्सेन की रिएक्शन अगर हम लोग ने KMnO4 के साथ में करवा दी डाइल्यूट H2SO4 के साथ में, तो हमें क्या मिलेगा, एडिपिक एसिड मिलेगा। ये देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये क्या हमारा साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन की रिएक्शन हम लोग ने किसके साथ में करवा दी, KMnO4 के साथ में करवा दी इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, फिर उसे हम लोग ने हीट कर दिया, तो फिर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर एडिपिक एसिड मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये COH ये भी COH, ये क्या हो गया, एडिपिक एसिड हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर हम लोग ने साइक्लोहेक्सेन से एडिपिक एसिड बनाए। तो कुछ इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 31 है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है एंड इसी तरह से आज का हमारा वीडियो यहीं पे कंप्लीट हुआ है। आज हमने केमिस्ट्री का जो पूरा पेपर सॉल्यूशन था क्लास 12th HSC महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 2024 का वो पूरा कंप्लीट किया गया है। सो स्टूडेंट्स इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।